सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज आपके 4 सितंबर को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है इसके बारे में। आपको बता दूं, ये जो वीडियो है ये बाईलैंग्वेज रहने वाली है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज रहेंगे इसके अंदर। और जो क्वेश्चंस हैं वो एकदम ऑथेंटिक हैं, जो आप लोगों ने भेजे हैं वही क्वेश्चंस है, कोई भी इधर उधर के नहीं है। जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आपको चेंज मिल सकती है आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि जो लैंग्वेज है वो हम डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, उसको इस तरीके से क्वेश्चन का रूप देने के लिए करते हैं, तो वो क्वेश्चन थोड़ी सी आपको डिफरेंट लग सकती है। बाकी जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट करके बताना आपका कैसा गया एग्ज़ाम। इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पूरी कम्युनिटी है, तो आपके कोई डाउट आए या कुछ भी हो डिस्कस कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। और एज यूजुअल बता दूं, मैथ और जो रीजनिंग है इसका एनालिसिस लास्ट में रखा है, और लास्ट में पूरा ये भी रखा है कि कहाँ से क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में कौन सा पठार स्थित है? विच प्लेट्यू इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स? जो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स हैं इनके बीच में कौन सा प्लेट्यू लोकेटेड है? तो ये हो जाएगा दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। जो ढक्कन का पठार है ये इन दोनों के बीच में लोकेटेड है। और इनमें आपको पता होगा जो वेस्टर्न घाट है इसकी थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की अगर दक्कन प्लेटू की सबसे ऊंची चोटी की बात करें जो कि वेस्टर्न घाट के अंदर है, तो ये हो जाएगी अन्नामलाई हिल्स, या फिर अनाईमुडी बोल सकते हो आप, अनाईमुडी या फिर अन्नामलाई हिल्स। कहाँ पे है ये? तो ये हो जाएगी केरला के अंदर, केरल के अंदर है ये। इसकी हाइट की अगर बात करें तो हाइट हो जाएगी 2695 मीटर, 2695 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ढक्कन के प्लेटू से नदी कौन कौन सी निकलती हैं? रिवर्स की अगर बात करें तो रिवर्स हो जाएंगी कौन कौन सी? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, कृष्णा और कावेरी, ये मुख्य नदियां हैं जो यहाँ से निकलती हैं। अगर एवरेज हाइट पूछ ले ढक्कन के पठार की, तो एवरेज हाइट हो जाएगी 600 टू 900 मीटर, 600 से 900 मीटर जो है एवरेज हाइट हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु नदी के दाहिने ओर की सहायक नदी कौन सी है? विच रिवर आर द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी पूछी अपने से, आपके ऑप्शन में दिया हुआ था शायद ये काबुल रिवर दी हुई थी, तो यही करेक्ट हो जाएगी। राइट में ऐड होती है काबुल नदी। कहाँ से निकलती है ये? तो ये हिंद पर्वत या हिंद करके जगह है, कहाँ पे है? अफ़गानिस्तान के अंदर, यहाँ से निकलती है, अफ़गानिस्तान से निकलती है, और ये राइट से ऐड होती है, पाकिस्तान के अंदर मिलती है सिंधु नदी में, पाकिस्तान में मिलेगी ये सिंधु नदी के अंदर। और अगर कुछ और बात करें इसकी ट्रिब्यूटरी जो राइट बैंक से ऐड होती हैं, तो ये हो जाएगी झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये तो जाती हैं राइट बैंक की। जो मुख्य नदियां हैं ये पंजाब के अंदर आकर मिलती हैं। पंजाब का नाम भी इसी वजह से पड़ा है, 5 नदियों का संगम पंजाब, इस वजह से। और बात करें लेफ़्ट की, तो लेफ़्ट में हो जाएगा सयोक, गिलगिट और हुंजा, ये लेफ़्ट से मिलती हैं इसके अंदर। और अगर पूछ ले कि सिंधु नदी गिरती कहाँ है, तो ये गिरती है अरब सागर में, अरब सी में गिरती है ये। और निकलती कहाँ से है, तो अगर पूछे कि निकलती कहाँ से है, तो ये हो जाएगी लेक मानसरोवर, जो कि तिब्बत के अंदर है। लेक मानसरोवर से निकलती है, ये तिब्बत के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोंकणी पूछी थी आपसे कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो कोंकणी हो जाएगी गोवा की। गोवा अगर ऑप्शन में होगा तो गोवा करेक्ट हो जाएगा, या फिर दमन एंड दीव ऑप्शन में होगा तो ये भी करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्टिकल 43 पूछा था किससे रिलेटेड है,
तो आर्टिकल 43 रिलेटेड हो जाएगा लिविंग वेज एंड वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स वेलफेयर। जो मज़दूर हैं इनकी मजदूरी जो वेज है इससे, और जो इनके जो भी भत्ते वगैरह होते हैं, सुविधाएं होती हैं, उनसे रिलेटेड है आर्टिकल 43। 43A पूछ ले आपसे, 43A किससे रिलेटेड है? तो ये हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। किसमें पार्टिसिपेशन? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। किसमें? इन इंडस्ट्री मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर मैनेजमेंट वाले पद तक भी वर्कर्स पहुँचे, उससे रिलेटेड है आर्ट 43A। और बी की बात करें 43B, तो ये हो जाएगा जो प्रमोशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, उससे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इससे रिलेटेड हो जाएगा 43B। बात करें 45 की, तो ये हो जाएगा अर्ली चाइल्डहुड केयर से। अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब जो बिलो 6 ईयर हैं उनके लिए, बिलो 6 ईयर। और 6 से 14 साल वालों के एजुकेशन के लिए फंडामेंटल ड्यूटी दी हुई है 51(1) के अंदर दी हुई है वो। और 44 रह गया ना, 44 बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, यूसीसी की बात करता है। सबसे पहले किसने लगाया? तो उत्तराखंड ने सबसे पहले लगाया था इसको, यूसीसी को। और 48 अगर पूछ ले तो 48 हो जाएगा, ये इसमें एसएससी में बोला था कि जो गायों की कटना वगैरह होता है, गायें बचाते हैं, तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 48A एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुहिन कांता पांडे सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसकी जगह लेंगे? तो ये इंग्लिश और जो हिंदी वाले क्वेश्चन है, इनकी थोड़ी सी हल्की सी लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि ये मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ, तो इंग्लिश और हिंदी के अंदर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर देता हूँ, तो इस वजह से थोड़ी आपको डिफरेंट लग सकती है। तो तुहिन कांता पांडे रिप्लेसेज हुम। तो तुहिन कांता पांडे जो है इन्होंने किसकी जगह ली है, बेसिकली ये था। आपको सिंपल में बता दूं तो सेबी के नए चीफ के रूप में, मतलब कि जो अध्यक्ष हैं, इसके रूप में चुने गए हैं ये। और इन्होंने माधवीपुरी बुच है जो, उसको रिप्लेस किया है, माधवीपुरी बुच को रिप्लेस करके। और फिर ये बने हैं 11वें नंबर के, ये थी 10th नंबर की। तुहिन कांता पांडे जो हैं ये 11th नंबर के बने हैं। और कब बने हैं अगर ये पूछ ले, तो ये बने हैं 28 फरवरी 2025 को। ये चीज़ याद कर लेना, क्योंकि जो CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके केस में NTPC ग्रेजुएशन में और अंडर ग्रेजुएशन दोनों में देखने को मिला है जो 14 मई है। इसका चक्कर पड़ रहा है डेट का, क्योंकि वो पूछता है कि मई के अंदर कौन से बने हैं और मई के बाद कौन से बने, इस तरीके से। तो ये डेट थोड़ी सी याद कर लेना, 28 फरवरी 2025 को 11वें नंबर के बने हैं सेबी के प्रमुख। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वम AI से पूछा था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन तो पता नहीं चला है सर्वम AI का क्या था, बट मैं बता देता हूँ आपको जो भी मेन फैक्ट्स हैं सर्वम AI से, क्योंकि जो बेसिकली पूछा होगा वो इन्हीं में से पूछा होगा। तो सर्वम AI जो है, अगर इसकी बात करें तो इसको इंडिया की पहली AI है ये, इंडिया की AI है ये, इंडिया ने ही डेवलप की है। किसने? अगर इसके फाउंडर पूछे या को फाउंडर पूछे तो फाउंडर हो जाएंगे इसके डॉक्टर प्रत्यूष और डॉक्टर विवेक राघवन। ये इसके फाउंडर हो जाएंगे। सर्वम AI कहाँ की कंपनी है? तो इंडिया की कंपनी, इंडिया बेस्ड AI कंपनी है। और क्या, कौन से इसके अंदर पूछ सकता है कि कौन से फील्ड के अंदर ऑपरेट करती है, तो इसका फील्ड हो जाएगा जनरेटिव AI। और जो इंडिक लैंग्वेज मॉडल हैं उनके ऊपर बेस्ड है ये, LLM
वगैरह जो है इनके ऊपर बेस्ड है ये। उसके बाद में और तो क्या पूछ सकता है इसके अंदर, LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल है ये, लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM ये हो जाएगा। और इसके अंदर वॉइस अनेबल्ड है, जो भी AI वगैरह के फीचर हैं वो सारे के सारे दिए हुए हैं। ये इंडिया की AI है बेसिकली, ये है। और तो क्या ये इसके अंदर अपने इंडिया की बेसिकली इंडिया की लैंग्वेज ऐड की गई हैं। कौन कौन सी करी गई हैं, तो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, ओडिया ये सारी दी गई हैं। कन्नड़ हो गई, मराठी हो गई, पंजाबी हो गई, गुजराती, बंगाली, ओडिया ये सारी की सारी इसके अंदर ऐड की गई हैं। ये बाकी आगे अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोवा भारत का हिस्सा कब बना? जो भारत का कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नहीं था, कुछ क्वेश्चन तो ये था कि शायद 1556 में इंडिपेंडेंट था, या 1956 सॉरी 1956 में गोवा किसका पार्ट था, कुछ ऐसे करके पूछा था। तो मैं सारे फैक्ट्स बता देता हूँ आपको जो थे। 1510 में पुर्तगालियों ने राज करना शुरू करा था। पुर्तगाली आए थे गोवा के ऊपर, 1510 में पुर्तगाली आए। और इसको फ्री कब करवाया था पुर्तगालियों से, तो ये करवाया था 19 दिसंबर 1961 को। कौन से ऑपरेशन, तो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन विजय के तहत पुर्तगालियों से छुड़वाया था। किसने? इंडियन आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने छुड़वाया था। और 1987 को राज्य का दर्जा मिला। इससे पहले यूटी थी बेसिकली, यहाँ पे जब आज़ाद हुआ तब यूटी थी, केंद्र शासित प्रदेश। फिर 1987 में इसको स्टेटहुड का दर्जा मिला, स्टेटहुड का दर्जा मिल गया। कौन से नंबर का बना ये? 25 नंबर का जो है स्टेट बना ये। तो यही होगा बेसिकली, यही क्वेश्चन पूछा होगा। तो 1956 में क्या हो जाएगा कि ये इंडिपेंडेंट मतलब पुर्तगालियों के पास था, ये 1961 में आया था भारत के पास में। और यहाँ की भाषा पूछी थी, ये हो जाएगी कोंकणी, जो कि अभी अपन ने ऊपर देखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट वर द मेन रीजन्स बिहाइंड द लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991? तो क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो मेन रीज़न क्या थे जो हमने लिबरलाइजेशन किया, हमारी जो इकोनॉमी थी, या फिर जो 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उसके बेसिक मेन रीज़न क्या थे? तो मेन रीज़न हो जाएंगे, एक तो बहुत ज़्यादा जो एक्सटर्नल डेब्ट था वो बढ़ गया था, ह्यूज एक्सटर्नल डेब्ट। और राइज हो गया था फिस्कल डेफिसिट में, राइज इन फिस्कल डेफिसिट। IMF के पास मतलब हमारा जो भी सोना था बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जो प्राइसेस थी एसेंशियल गुड्स की वो बढ़ गई थी, राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। उसके अलावा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था वो भी बढ़ गया था, 2 हफ्ते का बचा था हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जो 2 हफ्ते का ही बचा था। गल्फ़ के अंदर वॉर हुई थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ गल्फ़ की, इसकी वजह से जो पेट्रोल की प्राइसेस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो अपन बेसिकली इसको 3 चीज़ों से याद रखते हैं जो इसके अंदर रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए। तो ये अपन LPG से याद रखते हैं। L से क्या हो जाएगा? लिबरलाइजेशन। P से हो जाएगा प्राइवेटाइजेशन, हमने प्राइवेटाइजेशन के लिए दरवाजे खोल दिए थे। और G से हो जाएगा ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया था। PM की अगर बात करें इस टाइम पर PM कौन थे? तो ये हो जाएंगे PV नरसिम्हा राव। और अगर फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें तो ये हो जाएंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएंगे। तो यही थे इसके अंदर। बेसिकली ये हुआ था कि हमने पहले कोई भी, जैसे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे थे काफ़ी टाइम तक, तो इस वजह से दरवाजे बंद कर दिए थे हमने जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज़ थी उनके लिए। बट फिर बाद में 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए और फिर जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स थे उनको एंट्री मिली।
लाइसेंसिंग सिस्टम ख़त्म करा, मतलब जो एक राज चल रहा था उसको थोड़ा ख़त्म करा, कम करा। तो ये थे मेन इसके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही हो, ये पूरा कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं। अपने से ऑथर पूछा था द ट्रीज़ का, तो ये द ट्रीज़ बुक है, इसके ऑथर हो जाएंगे परसिवल एवरेट, ये इसके ऑथर हो जाएंगे, यूएसए के हैं ये। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 52वें नंबर के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो हु इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 52वें नंबर के पूछा अपने से, तो 52 के हो जाएंगे भूषण रामकृष्ण गवाई। भूषण रामकृष्ण गवाई, BR गवाई 52वें नंबर के बने हैं। कब बने हैं ये? 14 मई 2025 को। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हुआ है NTPC के अंदर, ग्रेजुएशन वाला जो था उसके अंदर भी और अंडर ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा बार रिपीट हुआ है कि ये मई तक कौन थे, मई के बाद कौन थे, ऐसे इस तरीके से पूछा है। तो ये जो डेट है ये याद कर लो, 14 मई। 51वें नंबर के अगर बात करें तो ये हो जाएंगे संजीव खन्ना। और पहले अगर पूछ ले फर्स्ट कौन थे, तो ये हो जाएंगे जस्टिस हरिलाल जे कानिया, ये पहले नंबर के हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक अदालतों जो लोक अदालत हैं, इनका आयोजन किसके द्वारा हैंडल करी जाती है? विच बॉडी रन्स लोक अदालत? कौन सी बॉडी रन करती है, कौन रन करवाता है इनको? तो ये ऑपरेट होती है नालसा के अंडर में। नालसा की फुल फॉर्म क्या होगी? तो नालसा हो जाती है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा के अंडर में रन करती हैं। एस्टैब्लिश कब हुई थी? तो नालसा एस्टैब्लिश हुई थी 1987 में। जो लीगल सर्विसेज एक्ट आया था उसके तहत, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत ये मतलब कि स्थापित करी गई थी, एस्टैब्लिश करी गई थी। कौन सी बॉडी है? तो ये हो जाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच मेमोरी इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर? जो कंप्यूटर है इसके अंदर प्राइमरी मेमोरी पूछी थी अपने से, तो शायद ऑप्शन दिए होंगे आपके। जो भी ऑप्शन होंगे तो मैं यहाँ बता देता हूँ। जो रैम है ये शायद आपके ऑप्शन में होगा, रैम हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो टाइप की होती है रैम, SRAM और DRAM, मतलब स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। जो डायनामिक रैम है इसको बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है। बार बार रिफ़्रेश करने की वजह से ये क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो इस वजह से डायनामिक रैम थोड़ी स्लो है। बात करें स्टैटिक रैम की, इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये फास्ट है। और अगर पूछ ले आपसे रोम, तो ये सेकेंडरी मेमोरी है रोम। रैम का नेचर अगर पूछे तो ये वोलेटाइल नेचर हो जाएगा, मतलब वोलेटाइल नेचर। जैसे ही आप पावर डिस्कनेक्ट करेंगे आपके कंप्यूटर से पावर कटेगी, इसका जो भी डेटा होगा आपका सेव किया वो सारा का सारा क्लीन हो जाएगा। तो ये वोलेटाइल नेचर की हो जाती है। रोम की अगर बात करें तो जो रोम है ये हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल नेचर की होती है। नॉन वोलेटाइल नेचर होता है इसका। और इसके अगर पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली तो मेन तो 3 पार्ट ही होते हैं, बट वैसे देखते हैं तो मास्क्ड रोम हो जाएगी, एम रोम, मास्क्ड हो जाता है ये मास्क्ड रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये पी आगे चलता जाएगा, ई पी क्या पहले लगा देंगे ई, तो ये हो जाएगी ई पी रोम। तो ये पी रोम तो यही सेम रहेगा कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई आ गया तो ई, ये जो ई है इसका हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फिर एक और ई आ जाएगा, इस ई का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसे हो जाता है। बाकी
अगर सीपीयू की पूछे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है इसकी फुल फॉर्म होती है सीपीयू की। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है? ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगी जो आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन है, पॉजिटिव नेगेटिव। वो कंट्रोल यूनिट क्या करती है? डेटा को कंट्रोल करती है, जो बसेज होती हैं उनके अंदर कि कितना डेटा जाएगा कितना आएगा, मतलब जो भी आपकी मेमोरी बस होती है इस तरीके से बसेज के अंदर डेटा को कंट्रोल करती है। रजिस्टर इसका पार्ट होता है। और कैशे मेमोरी, अगर फास्टेस्ट मेमोरी पूछ ले तो रजिस्टर जो है ये फास्टेस्ट मेमोरी हो जाएगी, सेकंड पर कैशे मेमोरी होती है। कैशे मेमोरी छोटी, मतलब कि बहुत छोटी होती है और ये कुछ टाइम के लिए जो ऑपरेशन है उनको सेव करके रखती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारे आपके चीज़ें समझ में आ गई होंगी। हाउ मैनी लैंग्वेजेज आर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जो भारत का संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं? तो इनिशियली अगर पूछता तो इनिशियली तो हो जाती 14, अभी प्रेजेंट के अंदर जो है ये हो जाएंगी 22। प्रेजेंट में 22 है, तो कौन कौन सी बाद के अंदर ऐड की गई? तो ये ऐड की गई जो 21वां हुआ था 1967 के अंदर, ये अपन ने पहले भी देखा था, बार बार देखते हैं जब भी मैं करवाता हूँ, ये आपको पूरा बताता हूँ। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये हो जाती है KMN से याद रखते हैं अपन इसको। 71 की बात करें, ये कब हुआ था? 1992 में हुआ था 71वां, तो इससे याद रखते हैं अपन। सॉरी 21वें से जोड़ी थी सिंधी और इससे जोड़ी थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। बात करें 92 से, जो कि कब हुआ था? 2003 के अंदर, तो इससे जोड़ी थी बोडो, डोगरी, सैंथली और मैथिली, ये ऐड करी थी 92 से। अपन इसको याद कैसे रखते हैं? तो इसकी ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, ये स्केड्यूल की ट्रिक है। 12 स्केड्यूल है। टी से क्या हो जाएगा? टी से हो जाएगा जो टेरिटोरियल फाइट है, टेरिटोरी, तो ये हो जाएगा टी से। ई से हो जाएगा अमूलमेंट, जो भी एमूलमेंट अलाउंसेज वगैरह हैं ये पूछ चुका है। ई वाला पूछ चुका है एमूलमेंट अलाउंसेज वाला। ए वाला पूछ चुका है परमिशन और ओथ वाला। आर से राज्यसभा वाला पूछ चुका है, जो अलॉटमेंट है सीट्स का राज्यसभा के अंदर वो। एस से हो जाएगा जो स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज हैं वो, तो ये पूछ चुका है। स्केड्यूल और ट्राइबल एरियाज भी पूछ चुका है। इस ओ से हो जाएगा अदर स्केड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। इसमें अदर में कौन कौन से आते हैं? तो ये अपने याद रखते हैं। ATM विदाउट मनी, ATM विदाउट मनी मतलब मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम। मणिपुर नहीं आएगा इसके अंदर, इसीलिए आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इस ऐप से हो जाएगा फेडरल प्रोविज़न, कौन कौन से? यूनियन की लिस्ट, स्टेट की लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ओ से अभी अपन ने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो जाते हैं लैंड प्रोविजंस। लैंड प्रोविजंस पहले जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 के अंदर, उससे शिफ्ट किए थे, उससे ऐड किए थे ये। डी से हो जाता है डिफेक्शन, ये अभी कल परसों आया था। दल बदल वाला जो है ये पूछा था, दल बदल 52वें से ऐड करा था। पी से हो जाता है पंचायत, पंचायत 73वें से ऐड करी थी। ये जो पी है इससे हो जाएगा पंचायत 73वें से, ये 74वें से। म्यूनिसिपैलिटी हो जाता है M से, और ये दोनों के दोनों 1992 में करे थे। इसके अंदर है 29 फंक्शनल आइटम पंचायत के अंदर, और इसमें है म्यूनिसिपैलिटी में 18 फंक्शनल आइटम। यही पूछेगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डी कैनेस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली होम बाउंड फिल्म के निर्देशक कौन है? जो अपने इंडियन मूवी है ये डी कैनेस फिल्म फेस्टिवल के अंदर अभी शामिल हुई है, तो इसके डायरेक्टर पूछे अपने से, तो डायरेक्टर हो जाएंगे नीरज गायवान। नीरज गायवान जो है ये डायरेक्टर हो जाएंगे। प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो प्रोड्यूसर हो जाएंगे करण जौहर और आधार पूनावाला, ये प्रोड्यूसर हो जाएंगे इसके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और अभी तक जुड़े हुए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मोटिवेट करता है, ये सारी मेहनत आपके लिए करी जाती है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इसरो और आईआईटी मद्रास ने 11 नवंबर 2024 को किस उद्देश्य से समझौतों पर हस्ताक्षर किया? जो मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो साइन किया गया था मेमोरेंडम, तो ये मेमोरेंडम मतलब कि नवंबर 11 2024 को साइन किया गया था। तो पर्पज़ क्या था इसका, ये पूछा है। इसरो और आईआईटी मद्रास ने साइन किया था, तो ये किया था जो फ्लूइड थर्मल साइंस है, एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड जो थर्मल साइंसेज हैं एट आईआईटी मद्रास। जो आईआईटी मद्रास है यहाँ पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो स्थापित करना फ्लूइड और थर्मल साइंसेज के अंदर, तो इस वजह से ये मेमोरेंडम साइन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भारत का पहला एआई आधारित, ये एआई है, एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम किस वर्ष शुरू किया गया? इन विच ईयर डिड एमपी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम? तो ये 2025 के अंदर किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव अगर पूछे तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव हो जाएगा अतिक्रमण जो है उसको रोकना, अतिक्रमण को रोकना, भूमि जो है उसके ऊपर जैसे भूमि उपयोग परिवर्तन जो होते हैं कब्जा कर लेते हैं, या फिर भूमि के अंदर जो भी चेंजेज हो रहे हैं उनको पता लगाना, परिवर्तन को, फायर वगैरह लग रही है तो उसको पता लगाना, ये इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे। कौन कौन से डिवीज़न के अंदर किया गया है ये? तो डिवीज़न हो जाएंगे जो शिवपुरी है यहाँ पर, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा, यहाँ पर किए गए हैं ये। टेक्निक कौन सी काम में ली है? तो टेक्निक जो गूगल का जो अर्थ इंजन है एआई का, वो अर्थ इंजन। कुछ सैटेलाइट्स काम में ली गई हैं, एनडीवीआई, सावी, ईवीआई और एसएआर, ये सारी टेक्निक काम में ली गई। इसमें होगा क्या, जीपीएस के साथ टैग करके फ़ोटो भेज देगा ये ऑफिसर्स को, तो फिर वहाँ पर जाकर उस जीपीएस लोकेशन के ऊपर जाकर वो चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था कीर्ति चक्र से, क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया, क्या पूछा था कि कब शुरू हुआ या फिर किसको दिया गया, ऐसे तो नहीं पता चला है क्वेश्चन। जो साइंस की अगर बात करें तो साइंस से अपने को देखने को मिले हैं 2 से 3 क्वेश्चन, और करंट अफेयर से देखने को मिले हैं 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिले हैं। और जो ये पॉलिटी है इसमें आर्टिकल वाले, यहाँ से एक और क्वेश्चन था जो पता नहीं चल पाया है, एक क्वेश्चन और था आर्टिकल से, तो आप ये कमेंट करके बता देना। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताना। बाकी मैथ और जी रीजनिंग है, इसका बता दूं, मैथ रीजनिंग के अंदर जो पैटर्न चलता आ रहा है एग्जैक्टली डिट्टो वही क्वेश्चंस आए हैं, वही पैटर्न फॉलो किया, कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं मैथ रीजनिंग के अंदर वो ही पढ़ें, जो अभी तक आ रहा है उसके अलावा कुछ नहीं दे रहा एक्स्ट्रा मैथ रीजनिंग के अंदर। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों।